हेलो भाइयों, ग्रुप डी के दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया यार भाई। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो सर्च की होंगी, बहुत सी चीज़ें सर्च की होंगी। तो मैं आपको बता दूं यार कि मैंने एलपी क्लियर किया है यार। ठीक है। और आप जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एलपी में भी लगभग सेम सिलेबस है ग्रुप डी का, और जबकि एलपी में क्वेश्चन थोड़े से ऊपर के आते हैं, ग्रुप डी से थोड़े से ऊपर के आते हैं। तो मैंने उसको जब बहुत अच्छे मार्क्स से मैंने उसको क्लियर किया है, तो कहीं ना कहीं मैं आपको भी बता सकता हूँ यार कि कैसे आप क्लियर कर सकते हो यार ग्रुप डी के अपने एग्जाम को। ठीक है, क्योंकि उसके में भी साइंस का सेपरेट सेक्शन आता है 25 नंबर का, उसके में भी मैथ, रीजनिंग, जीके आती है, जो कि हमारे ग्रुप डी में आती है ना। तो कहीं ना कहीं मैं आपको एक बेहतर गाइडेंस दे सकता हूँ। और मैंने ये एग्ज़ाम बहुत पहले नहीं क्लियर किया है। ठीक है, मैंने एग्ज़ाम अभी जो एलपी के एग्ज़ाम्स हुए थे 18,000 वैकेंसी के, मैंने उसमें क्लियर किया हूँ। तो कहीं ना कहीं वो सेम इंटरफेस, वो सेम जो एग्ज़ाम वेंडर है, वो सेम आरआरबी, और वो सेम जो है बोर्ड, मैंने इन सबों को देखा है। तो कहीं ना कहीं इस एक्सपीरियंस से मैं आपको एक बेहतर गाइडेंस की तरफ ले जा सकता हूँ यार। बेहतर जो मैंने क्वेश्चन देखे हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चन साइंस के कैसे आते हैं, आप मुझे रिसेंट बता दो कि कोई ऐसा अभी एग्ज़ाम हुआ है एएलपी के अलावा जिसमें साइंस का पर्टिकुलर सेक्शन आता हो, जिसमें जो बिल्कुल मिलता जुलता ग्रुप डी से। यार 5 साल पहले इधर ग्रुप डी का एग्ज़ाम कोई हुआ है तो हम उसको लेकर के तो नहीं बैठ सकते ना, है ना। अभी 5 सालों में काफ़ी कुछ चेंजेस आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उसकी तरफ भी जाना पड़ेगा ना, है ना। अभी कंपटीशन कितना बढ़ चुका है, क्वेश्चन के लेवल्स कितने चेंज हो चुके हैं, पैटर्न कितने चेंज हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपको तभी पता चलेगा जब कोई किसी बंदे ने रिसेंट में एग्ज़ाम दिया हो। ठीक है, और मैंने यार रिसेंट में एग्ज़ाम दिया ही नहीं बल्कि उसको क्लियर भी किया हूँ मैं आपको इधर लगा भी दूंगा। ठीक है, कि मैंने जो एलपी का एग्ज़ाम क्लियर किया है, और सिर्फ एलपी ही नहीं भाई, मैंने मोर देन 13 एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। और उस बिहाफ पे आई वुड लाइक टू टेल यू द पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ ग्रुप डी। तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम पैटर्न यार ऐसा है कि उसमें साइंस आती है, उसमें जीके आती है, उसमें मैथ आती है, उसमें रीजनिंग आती है। हमें बेसिकली 3 सेक्शंस को पढ़ के लेके चलना है बहुत अच्छे से, जिसमें मैथ है, रीजनिंग है और साइंस है। साइंस की बात करते हैं जिसमें साइंस का डर भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके 2 रीजन है। मैथ हम हर जगह पढ़ रहे होते हैं, रीजनिंग हम हर जगह पढ़ रहे होते हैं, जीके भी पढ़ ही रहे होते हैं। पर जीके का ऐसा होता है कि हम जीके से थोड़ा ना हैबिचुअल हो चुके होते हैं कि यार इसमें तो मार्क्स नहीं आने मेरे, मैं कितना ही पढ़ लूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम उससे उतनी उम्मीदें करते भी नहीं हैं। बट क्योंकि साइंस, बहुत लोगों का बैकग्राउंड होगा भी साइंस, और बहुतों का बैकग्राउंड साइंस नहीं भी होगा, तो इसकी वजह से थोड़ा डर भी लगता है कि यार साइंस में क्या आएगा, क्योंकि ऐसा हवा बना दिया गया ना कि यार साइंस बहुत टफ लेवल की आती है, बहुत अच्छी आती है। वैसे तो यार देखो, साइंस आती है लेवल की, बट इट डजेंट मीन कि हम कर ना पाएँ, आराम से कर लेंगे। हाँ, फॉर्म्स की संख्या थोड़ी ज़्यादा है, पर अब भी क्या है कि सीटें भी तो बढ़ गई हैं ना, है ना। 50,000 प्लस सीटें हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं इन सीटों को देखते हुए उतना भी कंपटीशन नहीं है। ठीक है, मतलब कंपटीशन मैं नहीं कह रहा हूँ कंपटीशन नहीं है, बल्कि मैंने खुद ने फाइट किया है यार, बहुत बहुत कंपटीशन मैंने फाइट किया है। मैंने इतने सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं, तो कहीं ना कहीं मैं भी जो है कंपटीशन से निकल के ही आया हूँ बाहर, ऐसी बात नहीं है। बट ठीक है, मतलब पहले की तुलना में मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे 30,000 वैकेंसीज थी, तो अब 50,000 वैकेंसीज हो गई हैं, मोर देन 50,000 हो गई, 53,000 के आसपास है, तो हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमें, हमारे लिए मोटिवेटिंग है ना, हम इसको एक मोटिवेशन लेकर के अपने एग्ज़ाम की तरफ कर सकते हैं रुख। तो हाँ, मैंने जो बोला था कि 3 सब्जेक्ट्स को हमको लेके पढ़ना है। साइंस की बात करते हैं, साइंस हम कैसे पढ़ना है। देखो, सबसे पहले यार साइंस का अगर मैं बताऊँ, जो मैंने अपने एग्ज़ाम में फेस किया हूँ मैं, यार जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड में क्या, एनसीईआरटी बेस्ड में आप 10 तक की सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। 11th-12th के कुछ चैप्टर्स होंगे, जैसे कि डायमेंशन हम कहीं भी नहीं देख सकते, हमें कहीं दिखेगा नहीं डायमेंशन हमारे 10th तक के सिलेबस में, लेकिन डायमेंशन आता है यार। हमने देखा है कि पिछले एग्जाम्स में भी डायमेंशन के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सिर्फ कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं जिनसे जिनसे ग्रुप डी में जो है क्वेश्चन आते हैं साइंस के। बाकी साइंस जो है 10th लेवल की आती है। ठीक है, उसमें आपको साइंस का जो पोर्शन है वो आप 9th और 10th एनसीईआरटी उठाओ। ठीक है, एनसीईआरटी उठा के बढ़िया से पढ़ो। ठीक है, आप चाहो तो कोई लेक्चर भी किसी का देख सकते हो, पर मुझे नहीं पता कि लेक्चर से कितना बेनिफिट मिलेगा। पर मैं जानता हूँ कि अगर आप एनसीईआरटी 9-10 की पढ़ लोगे तो आप 80% क्वेश्चंस को तो ईजिली सॉल्व कर दोगे, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स भी होंगे। ठीक है, उसमें आपके थ्योरेटिकल पोर्शन भी है, दोनों चीज़ें पूछती हैं। न्यूमेरिकल के लिए सबसे पहले, न्यूमेरिकल करने के लिए क्या चाहिए, बेस क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। जैसे मैथ्स हम लोग करते हैं, परसेंटेज करते हैं, प्रॉफिट लॉस करते हैं, एवरेज करते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, बेस का क्लियर होना। बेस क्लियर कौन करेगा, वो करेगा हमारा एनसीईआरटी। हमारा बेस क्लियर करता है, फार्मूला जो है हमको बहुत ज़्यादा थोड़ी देखना है, हमको शॉर्टकट्स देखने हैं। पर यार साइंस में मैथ्स के शॉर्टकट्स होते हैं, आपको पता होगा, पर साइंस के शॉर्टकट्स ये आपने बहुत कम सुना होगा, इनफैक्ट होते ही नहीं है, क्योंकि वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है ना। आपने ये फार्मूला लगाया, उस फार्मूले से क्वेश्चन बन जाएगा। तो उसके ये नहीं भागना है कि हम किसी टीचर से पढ़ लेंगे तो हमको वो शॉर्टकट बता देंगे, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बुक उठाओ,
9th 10th की, और उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे, ठीक है। सिलेबस मतलब जो कंटेंट है थ्योरेटिकल पोर्शन वो पढ़ो, और लास्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें ज़रूर लगाना है, ठीक है। और उसमें एनसीईआरटी की अच्छी बात क्या है, जो मुझे अच्छी लगती है कहीं ना कहीं, आप एक क्विक रिवीजन कर सकते हो उसमें। लास्ट में आपने देखना समरी होती है ना, समरी। तो जब भी आप जैसे मान लेते हैं कि पहले आप 1-2 बार उसको रिवीजन किए, फिर आप चाहो तो सिर्फ उस समरी को भी देख सकते हो, और समरी से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो समरी समझ लीजिए एकदम घोर के पी जाना है, ठीक है। समरी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, तो वो आप समरी कर लो, और बाकी क्वेश्चंस जितने भी हैं, न्यूमेरिकल तो बिल्कुल नहीं छोड़ने, क्योंकि न्यूमेरिकल आते हैं यार, अच्छे खासे आते हैं। और न्यूमेरिकल के लिए क्या होता है ना कि एक हमारा बेस बनना चाहिए, एक हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए न्यूमेरिकल करने के लिए। अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं है तो न्यूमेरिकल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल करने के लिए एक बेस जो है वो भी एनसीईआरटी तैयार करेगा, क्वेश्चंस एनसीईआरटी दे देता है। फिर जब इतना कर लेते हैं ना, फिर हम मॉक्स की तरफ जाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बाकी यार मैं फिर से वही बोलूँगा कि यार ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम को निकालना बहुत मुश्किल है, ठीक है। मुश्किल है, पर इतना नहीं है कि निकल ही ना पाए। यार जब 50,000 53,000 लोग सेलेक्ट होंगे तो मैं क्यों नहीं होऊंगा यार, है ना। कौन सा मैं अलग ग्रह से आया हूँ क्या, या वो लोग अलग ग्रह से आए हैं? तो मैं भी होऊंगा, वो भी होंगे, मुझे एक सीट चाहिए और उसी से मतलब है, ठीक है। तो ये सोच करके हमको करना है, ठीक है। हमें घबराना नहीं है कि यार 1 करोड़ फॉर्म गिर गया। यार 1 करोड़ फॉर्म गिर गया, 53,000 लोग होंगे ना तब भी। यार 10 करोड़ गिरते तब भी 53,000 लोग होते, और सिर्फ 53,000 गिरता तो भी 53,000 ही होते। तो हमें उन 53,000 में आने फोकस करना है, ये 1 करोड़ और इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। पहले भी वैकेंसीज में फॉर्म्स आए हैं, अभी भी आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो इन पे फोकस ना करते हुए हम अपनी पढ़ाई पे फोकस करेंगे, सिलेबस पे फोकस करेंगे। बहुत लोग फोकस ही नहीं कर रहे हैं यार, इधर उधर की चीज़ें कर रहे हैं, और फिर सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर बोलते हैं कि यार कॉम्पिटिशन ज़्यादा था। यार कॉम्पिटिशन अपने कुछ नहीं होता। मैंने खुद ने 13 से ज़्यादा एग्जाम क्लियर किए हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं कोई लेस कॉम्पिटेटिव एग्जाम फाइट किया हूँ यार। मैंने बहुत हाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम फाइट किया हूँ, और उसके बिहार पे मैं बता रहा हूँ सिलेक्शन होगा यार। और बाकी आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू करते रहो, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है रिवीजन। रिवीजन के बिना नथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। तो रिवीजन बहुत करना है, बहुत ज़्यादा करना है, रेगुलरली रिवीजन करना है। रिवीजन रिवीजन नहीं बल्कि एक सिलेबस का एक हिस्सा है हमारे, ठीक है। उसको आप सिलेबस से अलग सोचोगे कि सिलेबस से अलग है यार, रिवीजन कर रहा हूँ मैं, सिलेबस नहीं कवर। यार सिलेबस ही है वो, इनफैक्ट वो सबसे बड़ा सिलेबस है। वो सिलेबस ऐसा है ना कि आपके एग्जाम में अगर आप उसको ना करो तो शायद 10% भी ना कर पाओ, और सिर्फ एक वो चीज़ ऐसी है, 1 घंटे 1.5 घंटे निकाल दो तो आप अपने एग्जाम के 80% क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो सिर्फ एक रिवीजन करके, है ना। तो रिवीजन इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। बाकी जो मैंने किया है, जो मैं फॉलो किया हूँ, मैं वो बता दिया आपको। बाकी अगर आपके जैसे भी क्वेश्चंस होंगे या क्वेरीज होंगे, या फिर मैं इसके रिगार्डिंग वीडियोस आता रहूँगा, ठीक है। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखो और रिवीजन करते रहो, पढ़ाई करते रहो भाई।